हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो बता कमरू, कहाँ था इतने दिन? और तेरा जोड़ीदार जीतू कहाँ है? ये सच है कि मेरी पत्नी मालती और शरद बागवे के बीच रिश्ता रहा है मेरे सामने। एक ही रात में पुलिस के हाथ दो ऐसे एंगल्स लगे थे जो अब तक उनकी रडार में आए ही नहीं थे। एक, कमलू 4 महीने गायब रहने के बाद खुद घर लौट आया था, तो क्या सुखी लाल पर लगा आरोप सही नहीं था? और जीतू क्यों नहीं लौटा था? दूसरी चौंकाने वाली लीड थी तुकाराम तुलारी की पत्नी मालती का शरद बागवे के साथ अफेयर। कौन था ये शरद बागवे? और तुकाराम की पत्नी मालती और इस शरद का अफेयर तुकाराम के सामने क्यों हो रहा था? वो हमारे घर की हालत काफी खस्ता हुई थी, मरम्मत करवानी थी। तेरी छत तो दम तोड़ रही है तुकाराम। प्लास्टरिंग के साथ में छत का भी काम करा ले। एक ही ठेके में दोनों काम कर दूंगा, पर घाई करा नहीं तो छत गिरेगी सर पे एक दिन। हाँ हाँ, काम तो करवाना ही है। आप ये बताओ पैसे कितने लगेंगे? राहुल, तू स्कूल जा, देरी हो जाएगी ना तो जा। बाबा, सब चकाचक हो जाएगा ना? हाँ, सब हो जाएगा। अभी तो जा, ध्यान से जाना। हाँ चल। प्लास्टरिंग, पेंटिंग और छत की मरम्मत सब कुछ मिला के 75,000 होंगे। मैं कम बेम करके 70,000 में कर दूंगा। बाप रे, लेकिन 70,000 रुपया नहीं इस वक्त मेरे पास। भला माहिती है रे, और उसका भी बंदोबस्त कर दूंगा मैं। कैसे नवाब भाई? चिंता मत कर शरद भाई, अगले ना तेरा काम। नवाब, अरे शरद भाई बस आ। शरद भाई, ये तुकाराम है। तुकाराम, ये शरद भाई है, ये तुम्हारे लोन का बंदोबस्त करेंगे। तुकाराम, ज्यादा घुमा फिर अगर बात नहीं करो। मैं सोलापुर के एक साहूकार कंपनी के लिए काम करता हूँ। नवाब ने 70 बोला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 1 लाख तक के लोन का बंदोबस्त कर सकता हूँ। ब्याज कितना होगा सर? 9.5%। हर महीने के दूसरी तारीखों में किस्त लेने आऊंगा। एक भी किस्त छूट नहीं सकती तुम, एक भी नहीं। अगर मंजूर है तो पाव शेर मंगाते हैं, वरना मैं चलता हूँ। पूरे सोलापुर में इससे अच्छी ऑफर नहीं मिलेगी। और भला आदमी है, हाँ बोलते तुकाराम। मंजूर है। पाव शेर मेरी तरफ से। ये शरद बागवे जो भी है जी, मुझे तो ठीक नहीं लगता। पहली मुलाकात में ही आपको पिला करके भेज दिया। अरे भला आदमी है, अब हर 2 तारीख को किस्त लेने आएगा, तब जान लोगे उसे। जो भी है, मुझे तो अब भी लगता है कि आपको समाज में से ही किसी से उधार लेना चाहिए था। छोड़ ना, मैं सौदा करके आया हूँ, मुझे मालूम है क्या कैसे करना है। सुन ना मालती, राहुल सोया, तेरा अंदर चला। बहुत दिन हो गया ना। मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगले दिन से घर काम शुरू हो गया और 1 हफ्ते में पूरा हो गया, और फिर 2 तारीख भी आ गई। नमस्ते। नमस्ते शरद बाबू। नमस्ते। काम पूरा हो गया? हाँ जी, हो गया। हाँ। मालती मेरी पत्नी। नमस्ते। सुंदर। बहुत सुंदर काम किया है नवाब ने घर पे। हाँ अच्छा, अब काम की बात, किस्त तैयार है? हाँ हाँ बिल्कुल, अब बैठिए, मैं अभी लाया। चाय वगैरह? जरूर। अच्छा सुनो मालती जी। तुम्हारे लिए मेरे घर के मैं हर नए घर में देता हूँ, रख लो। अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे हाथ। मेरी पीठ पीछे क्या और कब शुरू हुआ मुझे नहीं पता चला साहब। मेरा एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं, पैसे बचाऊं, ताकि मैं मेरे राहुल को कुछ अच्छा बना सकूं। अरे बाबा, देखिए ना शरद काका मेरे लिए क्या लाए। बहुत ही बढ़िया किताब है। अरे वाह। और उनके मोबाइल में बहुत सारे गेम्स हैं। हाँ। और उन्होंने मुझे खेलने भी दिया। बढ़िया है, बढ़िया है। मालती, किस्त दे देना ठीक से। हाँ। ये शरद बहू हर बार फूल ले आते हैं। और हर बारी मेरे लिए भी कुछ लाते हैं। बाबा, एक पुराना फोन खरीद के दो ना बाबा, सिर्फ गेम्स के लिए।
अभी नहीं बेटा, पहले इस शरद भाव की सारी किस्तें पूरी होने दे, उसके बाद ला दूंगा, ठीक है? पक्का? हाँ रे बाबा पक्का। अब एक गिलास पानी पिलाएगा बाबा? क्या? 12 में से 6 किस्तें पूरी हुई थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा था। उस दिन 2 तारीख तो नहीं थी। जी किया था दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूं, वही के वही। ठीक है। और ये हो जाता? नहीं, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा हालचाल पूछता चल। अरे तुम्हारे हाथ को क्या हो गया तुकाराम? खेत में कट गया क्या? मैं हल्दी लेके आती हूँ। तुकाराम, आज रात को 8 बजे मिल मुझे ठेके पर। देख तुकाराम, मुझे पता है कि गलत है, लेकिन जरूरत भी एक चीज होती है ना, सिर्फ मेरी नहीं है, मालती की भी। शरद भाऊ, आपकी भी पत्नी है, बच्चे हैं। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? सिर्फ पत्नी होती, बच्चा नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करता, लेकिन बच्चे के खातिर, परिवार के खातिर मैं सोचता चलो पत्नी को अपनी जरूरतें पूरी करनी है, मैं अपना देख लूंगा जो भी है वो। लेकिन घर तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। और तूने अभी अभी अपने घर की मरम्मत की है दुकान, तेरे जो 6 किस्त है उसकी फिक्र मत कर, वो मैं भर दूंगा। देख तुकाराम, मेरा इरादा तेरा घर तोड़ने का नहीं है, बस मुझे छुप छुप कर कुछ नहीं करना। बोल, मंजूर है? घाव संभाल, अभी नया है, थोड़े दिन में भर जाएगा। लालच था, मजबूरी थी, डर था, पता नहीं क्या था, शायद सब था, पर मैंने मेरी पत्नी और उसके प्रेमी का रिश्ता कबूल कर लिया। क्या बात हुई? उस दिन से मेरा और मालती का एक नया रिश्ता शुरू हुआ, और वो रिश्ता था खामोशी। हम अब एक छत के नीचे 2 लोग थे, जिन्हें एक बच्चे ने जोड़े रखा था, और कुछ नहीं। खाना नहीं खाएंगे? पट्टी बदल दो। मजा आ ले मजा आली काका। मजा आली? हाँ, अगली बार तुझे और दूर ले जाऊंगा, और एक दिन तुझे चलाना भी सिखाऊंगा, ठीक है? बाय काका। बाय। थोड़े ही दिनों में एक आदत सी हो गई, सिर्फ राहुल के बारे में सोचना, सिर्फ उसके लिए जीना। बाकी सब कुछ मानो तो एक पूरा सपना था, और उस बुरे सपने की आदत हो गई मुझे। उसे मैं झेल लेता सिर्फ अपने राहुल के लिए, और अब राहुल को ही मार डाला। साहिब, मुझे लगता है उस साले शरद ने मारा है हमारे राहुल को। नहीं। क्यों नहीं? तुम्हें कुछ और पता है या कुछ छुपा रहे हो हमसे? अब क्या छुपाऊंगा साहब, सब कुछ तो खत्म हुआ है। कुछ नहीं खत्म हुआ है। जब तक राहुल का कातिल नहीं मिलता, हमारे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। तुकाराम, तुमने बताया था कि शरद बागवे और राहुल की अच्छी जमती थी। हाँ। और हम जानते कि राहुल का कातिल उसके पहचान वाला था, तभी तो उसने राहुल को खेतों में बुलाया और राहुल वहां चला गया।
अरे राहुल, बाबा ने नए गेम्स डाले कि नहीं फोन में? कहाँ शरद काका, अब तक नहीं डाले। अच्छा सुन, नीलचंदियों का खेत पता है तुम्हें? हाँ, क्यों काका? आज शाम को 6 बजे तुम वहां पर फोन लेकर आ जा। मैं तुम्हें एक से एक नए गेम्स डाल के दूंगा फोन। सच? हाँ, लेकिन सुनो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, ठीक है? राहुल इधर आ। ला फोन दे, मैं गेम्स डाल देता हूँ। लेकिन शरद क्यों मारेगा मेरे बच्चे को? वही जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं दादा, उसे वहीनी को तुमसे अलग करना था और राहुल की वजह से तुम दोनों जुड़े हुए थे। वजह जो भी होगी वो हम शरद बागवे से पता कर लेंगे। राधिका, शरद बागवे को उठाकर लेकर आओ। साहब, हम भी जाए क्या? अभी के लिए जा सकते हो, लेकिन याद रहे हमारी नजर रहेगी तुम दोनों पर। मुझे अभी भी लगता है कि तुम लोग पूरी बात नहीं बोल रहे हो, कुछ तो छुपा रहे हो। क्या बोला कमलू ने? कह रहा है कि वो भागा ही नहीं था। भागा नहीं था तो कहां था पिछले 4 महीने से? और तेरे बाप ने मिसिंग कंप्लेंट क्यों दर्ज की? साहब, उस सुखीलाल नीलचंदी के घर चोरी हुई, तब आप लोगों ने मुझे बेकार में इतना तोड़ा। इसके बाद मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन सुखीलाल के गोदाम में काम करने के लिए मन नहीं कर रहा था साहब। इस गांव से ही बाहर निकलना चाहता था, इसलिए मैं दिल्ली चला गया। क्या काम कर रहा था दिल्ली में? कहाँ काम कर रहा था? पहाड़गंज में एक ढाबा है, रोलीदा ढाबा, वहां बैटरी का काम कर रहा था। ऐसा कितना बिजी था जो घर पे एक भी फोन नहीं कर सकता था तू? और पिछले 4 महीने से तेरा फोन भी स्विच ऑफ था। साहब, वहां जाते मेरा फोन खराब हो गया, टाइम ही नहीं मिला रिपेयर करने के लिए। आपको नंबर देता हूँ ढाबे का, पूछ लीजिए रोली सेठ से। नंबर लिख। तो वापस क्यों लौटा? अब वापस नहीं लौटा हूँ साहब, 1 हफ्ते की छुट्टी पर आया हूँ। और तेरा जोड़ीदार जीतू, वो भी उसी ढाबे पे काम कर रहा था, उसे भी छुट्टी नहीं मिली। उसका फोन भी खराब था पिछले 4 महीने से। मुझे नहीं पता साहब जीतू कहाँ है, मैं अपने से अकेले गया था दिल्ली। पिछले 4 महीनों से उससे बात तक नहीं हुई मेरी। लगता पिछली बारी तुम दोनों की ठीक से खातिरदारी नहीं की थी हमने। तुझे क्या लगता है हम लोग इतने मूर्ख हैं तो तेरी बातों में आ जाएंगे? हाँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मुझे नहीं पता जीतू कहाँ है। आपको नंबर दिया, आप रोली सेठ को फोन करके पूछ लीजिए। और फिर से अगर मुझे मारा ना साहब तो मैं वकील करूंगा और मेरे पूरे समाज को इकट्ठा करूंगा। धमकी दे रहा है पुलिस को? खुद की इज्जत और जान बचाने को आप धमकी कहते हो तो इसे धमकी समझ लीजिए साहब। दिल्ली वाले ढाबे के मालिक ने क्या कहा? वही बोला जो कमलू कह रहा है सर। मैंने वहां की पुलिस को डबल चेक करने के लिए कहा है। चलो मान लेते ये कमलू सच भी बोल रहा है, लेकिन उसी रात ये जीतू कैसे गायब हो जाता है और पिछले 4 महीने से नो कांटेक्ट जोन में है? और दोनों के परिवार एक साथ मिसिंग कंप्लेंट कैसे दर्ज कर सकते हैं? सर, दोनों परिवारों पर नजर रखना बनता है, कुछ तो खटक रहा है। सिर्फ जीतू के बारे में कुछ आड़े टेढ़े सवाल किए जा रहे थे। सर, आप हमसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो जिनके जवाब आप पता कर चुके हो? क्योंकि हर मुंह से निकला हुआ जवाब एक नया सच होता है शरद बागवे। पिछले 1 साल से तुकाराम तोलारी की बीवी मालती के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। जी। क्या राहुल ने तुम दोनों का ऐसा कोई वीडियो बनाया था जो किसी को देखना नहीं चाहिए था? क्या बकवास कर रहे हैं सर? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शरद, क्या तुमने राहुल को मार डाला खेतों में बुलाकर? क्या अनाप शनाप बक रहे हो सर आप? वो बच्चा मुझसे प्यार करता था। और शरद क्यों मारेंगे राहुल को? 10 जून की शाम को तुम कहाँ थे शरद? सर, मैं मालती के साथ था, उसी के घर। शरद जी, आप जरा बाहर देख के आएंगे क्या कि राहुल आ गया कि नहीं? 1 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। मालती, अगर मैं अभी बाहर जाऊंगा तो लोग देख लेंगे। हाँ, ठीक बात है, मैं चली जाती हूँ, देख के आती हूँ। आप अंधेरा हो जाए तो निकल जाइएगा। हाँ, और सुनिए, राहुल के बाबा भी आने वाले होंगे, उनके आने के बाद ही निकलिएगा। मैं आती हूँ। मैडम, मैं वहां आधा घंटा बैठा रहा, फिर तुकाराम वहां आया। नमस्ते शरद बाबू, ये राहुल और मालती कहाँ है? वो
राहुल शाम से घर नहीं लौटा है, तो मालती उसे ढूंढने गई। क्या? मैं भी जाकर देखता हूँ। रुक तुकाराम, अंधेरा हो गया है, मैं भी निकलता हूँ। बस यही हुआ था मैडम। यही सच है। क्या मेरे पति ने कहा कि शरद ने राहुल को? देखिए, हमसे किसने क्या कहा ये बात मायने नहीं रखती। हमें शक था, पूछ लिया। तुकाराम मुझ पर कभी उंगली नहीं उठाई। मैं जानता हूं आपके कान उसके भाई प्रवीण ने भरे होंगे। वो मुझे पहले से पसंद नहीं करता था। आप इतना सब पता लगा रहे हैं तो आपने ये भी पता लगा ही लिया हो कि तुकाराम और प्रवीण के बीच में जमीन को लेकर मसला था। तो तुम्हारा कहना है कि प्रवीण ने राहुल को मारा हो? सर, वो मुझ पर बेवजह उंगली उठा रहा था। शायद उसी में कुछ खोट हो। नहीं साहब, मैं नहीं मानती कि प्रवीण ने कुछ भी किया है। तो तुम्हें किस पर शक है? मुझे नहीं पता साहब। देखिए सर, मालती के साथ रिश्ता बनाकर मैंने शायद गलत किया, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इसके अलावा मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस रिश्ते की वजह से जीते जी मेरा पति मुझसे अलग हो गया और इकलौता बेटा खोया है मैंने। इस रिश्ते की वजह से? वजह क्या बताऊं? मेरे पापों की सजा मिल रही है मुझे, और कुछ नहीं। आप लोगों का निजी जिंदगी में क्या चलता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा ताल्लुक भी नहीं। लेकिन उसका साया अगर इस केस में, राहुल मर्डर केस में दिखाई दिया तो इस केस से जुड़े सभी निजी रिश्तों की बाल की खाल उतार दूंगा। साहब कमलू तो लौट गया, लेकिन मेरा भाई जीतू कब तक लौटेगा? जब लौटेगा तो पूछ लेंगे उससे। आप हल्के में ले रहे हो साहब? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उस सुखीलाल ने कुछ कर दिया मेरे जीतू के साथ। तुम इसी दावे के साथ कमलू के बारे में भी बोल रही थी रोहिणी? क्योंकि दोनों एक ही दिन गायब हुए थे साहब। कमलू लौटा तो उसके घर वालों के अच्छे नसीब, लेकिन हम लोग ऐसे आस लगाकर कब तक बैठे रहेंगे साहब? मालती, अब हम नहीं मिलेंगे। तुकाराम सही कह रहे थे, बदबू कभी छुपाई नहीं जा सकती। शरद बागवे और मालती तोलारी। सर, लेकिन मालती तो माँ है। पता है मुझे, राधिका कम होता है ये सब, लेकिन ये तब होता है जब अवैध रिश्ते का जुनून माँ के रिश्ते को भी निगल जाता है। रेयर केसेस है, लेकिन हमने देखे हैं। जी सर। लेकिन शरद बागवे तो प्रवीण तोलारी की तरफ इशारा कर रहा है। राधिका, इन सबके कॉल रिकॉर्ड निकालो और अच्छे से स्कैन करो। इन सबके पीछे खबरी लगा दो, कोई भी आउट ऑफ रडार नहीं होना चाहिए। 2 और महीने बीत गए, लेकिन राहुल के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। सभी मुमकिन संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड स्कैन हुए, फोन लोकेशन स्कैन हुए, पर कहीं से कोई सुराग सामने नहीं आया। तुकाराम और मालती के पड़ोसी चौंक गए थे ये जानकर कि मालती का 1 साल से शरद बागवे के साथ अफेयर चल रहा था। मेरी बात सुनो सुप्रिया, सुप्रिया सुनो तो सही। शरद बागवे की अपनी पत्नी भी इस अफेयर के बारे में जानकर बुरी तरह से हिल गई। खबरियों की तरफ से भी किसी भी संदिग्ध के बारे में कोई खास जानकारी नहीं आ पाई। रोहिणी अपने लापता भाई जीतू के बारे में जानने के लिए लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते जा रही थी और सुखीलाल नीलचंदी पर आरोप लगाए जा रही थी। दूसरी ओर कमलेश अपनी छुट्टी पूरी कर वापस दिल्ली लौट गया अपने काम पर। उसे रोक कर रखने के लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। और वहीं बच्चे को खोने के बाद तुकाराम सभी रिश्तों से परे जाने लगा था, पर अंदर ही अंदर वो घुट रहा था, कुछ छुपा रहा था। राहुल का कत्ल एक शातिर साजिश का परिणाम था, और इस साजिश के पत्ते बहुत जल्द खुलने जा रहे थे। विलास सर, अरे कमलेश का फोटो उतारो यहाँ से। बंदा लौटा, खुद से गया था, उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्लोज की है। उतारो। जी सर। मेरे भाई की फाइल क्लोज कब करेंगे साहब? जैसे कमलेश खुद से लौटा और अपनी फाइल क्लोज करवाई, हमारा मानना है तुम्हारा भाई भी जल्दी लौटेगा और उसकी फाइल क्लोज होगी। देखिए सर, आपने बड़ी चालाकी से उस सुखीलाल को हमारी बिरादरी के बच्चे राहुल के कत्ल के केस से तो बचा लिया होगा, लेकिन मैं उसे मेरे भाई के केस से इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगी।
हाँ मुकुल बोल। मालिक एक टिप है, जल्दी बोल। आपका ये राहुल मर्डर केस और जीतू मिसिंग केस जुड़े हुए हैं, आप मिल सकते हो? ठीक है, 10 मिनट दे। रोहिणी, हमें लगता है तुम्हारे भाई की फाइल जल्दी क्लोज होने वाली है। क्या हुआ साहब? क्या केस सुखिलाने मेरे भाई के साथ? साहब मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। तुम अभी घर जाओ, हमें हमारा काम करने दो। साहब उसका नाम माया है, माया तोलारी, 5वीं पास, मेरे बहन के साथ स्कूल में पढ़ती थी। देख मुकुल, जान पहचान दोस्ती एक अलग बात है, लेकिन मैं तुझे नहीं बता सकती कि वहाँ क्या हुआ था। हमारी बिरादरी के लोगों ने ना मिलकर भगवान की कसम खाई थी कि कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना माया, और एक बच्चे का कत्ल हुआ है, वो भी तेरी बिरादरी का था। लेकिन तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैं नहीं बता सकती कि वहाँ क्या हुआ था। कहाँ क्या हुआ था? वो जिस दिन राहुल का मर्डर हुआ था, उसके दूसरे दिन उसके घर पे समाज की मीटिंग हुई थी। क्या मीटिंग? पर तू कह रहा था जीतू मिसिंग केस और राहुल मर्डर केस आपस में जुड़े हुए, कैसे? माया मेरे को बताई, मैं आपको बताऊंगा। आप सुखीलाल से पूछेंगे, तुकाराम से पूछेंगे, अब डायरेक्ट उठा के पूछ लो ना साहब। मैं तो पहले से बोल रहा था ये जात बिरादरी का झोल है। सुनिए सुनिए, उठिए, पुलिस आई है, उठिए, पुलिस आई है। पता चला किसने मारा मेरे बेटे को? वो तो तुम हमें बताओगे तुकाराम। मैं? तुकाराम, 11 जून को दोपहर को तुम्हारे घर पर मीटिंग हुई थी तुम्हारे तोलारी समाज की। जी, उसके एक दिन पहले तक मेरा राहुल जिंदा था और आज हम उसी के कातिल को ढूंढ रहे हैं। उस मीटिंग में क्या हुआ था वो बताओ ना। मैं तो कुछ सुन भी नहीं रहा था और राहुल के अलावा मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था। तुकाराम, मालती, तुम्हारे राहुल को खोने का दर्द हमारे पूरे तोलारी समाज को है। तुम्हारा छोटा भाई प्रवीण तो तुम्हारे साथ है ही, हम सब भी हैं। तुम्हें इंसाफ मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ओम प्रकाश भाऊ, आप हमारे समाज के मुखिया हैं। आप ही पुलिस को सीधा सीधा जाके बता क्यों नहीं देते कि कौन है इस सबके पीछे? हम सब जानते हैं कि सुखीलाल नीलचंदी का किया करा है। रोहिणी, तुम्हें बीच में बोलने को कहा है किसी ने? समाज में नीलचंदे को हमसे कितना प्यार है हम सबको पता है, और कोई मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। पर किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। मेरे भाई जीतू को खा गए वो लोग। उधर देखिए, सुरेश भाऊ के कमलू को भी खा गए। जिसका कोई जाता है वही जानता है। एक मिनट, बघा ओम प्रकाश भाऊ, क्या हमें पक्का मालूम है कि सुखीलाल सेठ ने मेरे बच्चे को मरवाया? कोई और भी तो हो सकता है नहीं? कोई और मतलब? साफ साफ कहो तुकाराम, डरो मत। हम काहे का डर भाऊ? मैं ये कह रहा हूं कि कातिल कोई और भी हो सकता है, हमारे बीच में से हो सकता है। तो उसका नाम लो तुकाराम दादा, बोलो। हाँ तुकाराम, नाम लो। अगर बिरादरी में किसी पर शक है तो नाम लो उसका। हम सब भगवान की कसम खाते हैं, जो बात यहाँ हुई है वो बाहर नहीं जाएगी। कसम खाओ। कसम है, कसम है। लेकिन अगर किसी का नाम नहीं लेने वाले तो अपनी बिरादरी का नाम तो ना ही लो। बेकार में वो नीलचंदी और पुलिस वालों को मौका मत दो हमारे लोगों को परेशान करने का। मुआवजा कितना मिला? क्या? सुखीलाल के आदमी पकिया ने तुम्हें पैसे दिए थे। ये सुखीलाल का आदमी पकिया, वो कल आया था यहाँ, इस तुकाराम को कुछ पैसे दे रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो पैसे किस लिए थे। कल सुखीलाल सेठ ने पकिया के हाथों मेरी तनख्वाह और 1 महीने का एडवांस भिजवाया। हाँ बताया था, लेकिन हम कैसे यकीन माने कि जो तुम बोल रहे हो वो सच है? हो सकता है कि मुंह बंद रखने के लिए वो पैसे दिए गए हो तुम्हें। साहब, मैं अपने बेटे राहुल के कत्ल के बारे में चुप बैठूंगा? लेकिन हमारे सामने तो तुम चुप बैठे हो। हमारी नाक के नीचे एक आदमी का तुम्हारी बीवी के साथ 1 साल से अफेयर चल रहा था। ये बात तुमने हमें बतानी जरूरी नहीं समझी? तुम्हारे बेटे के कत्ल के अगले दिन तुम्हारे समाज की बैठक हुई, खुद सुखीलाल का नाम हुआ, खुद तुम्हारे समाज ने मुआवजे और तहकीकात की मांग की, और तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों? साहब, मेरा दिमाग सुन था और इन दोनों बातों का मेरे बेटे के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, वो ताल्लुक तुम हो। क्या कह रहे हो आप साहब? तुम अपनी बीवी मालती से नफरत करने लगे थे, इतनी नफरत कि उससे ताल्लुक रखने वाली हर चीज से तुम्हें नफरत हो गई। और राहुल, वो तो उसी की कोख से पैदा हुआ था। नहीं नहीं साहब, ये आप बोल भी कैसे सकते हो? ये हम नहीं बोल रहे, तुम्हारी खामोशी बोल रही है। और तुकाराम, खामोशी का मतलब हम लोग झूठ समझते हैं। कातिल राहुल की जान पहचान वाला था, उसने राहुल को खेत में बुलाया और वो गया। और राहुल को खेत में बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम थे। बाबा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप मुझे तोहफा देने वाले थे ना? आपने मेरे लिए नया गेम लाया, लेकिन वो मेरे मोबाइल में कैसे डालेंगे? आंखें बंद कर।
मेरे राहुल को मैंने मारा। मैंने मारा राहुल को साहब। आप कैसे बोल सकते हो साहब? साहब मैं कैसे मारूंगा मेरे राहुल को साहब? साहब मैंने आपको बताया था ना, राहुल से कितना प्यार है मुझे। तुमने राहुल को नहीं मारा तो फिर किसने मारा तुकाराम? मुझे नहीं पता। चुप रहने के लिए सुखीलाल ने धमकी दी थी या समाज ने फरमान दिया था? तेल लेने गया समाज का फरमान। वो हर दूसरे दिन हर दूसरी बात पर जारी होते रहते हैं। ये मत करो, वो मत करो, इसे ना मिलो, उसे मिलो। फरमान तो मुझे जीतू कमलू के वक्त भी मिला था। जीतू कमलू के वक्त? आप लोगों ने उन दोनों को उठाया था जब सुखीलाल सेठ ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया था। तब हमारे मुखिया ओम प्रकाश भाऊ के घर बैठक बुलाई गई थी। वैसे मैं कभी जाता नहीं हूं बैठकों में, पर उस दिन खास मुझे बुलाया गया था। यहाँ मौजूद कुछ लोग नील चंदियों को अपना आका मानते हैं। उनके जुल्मों के बावजूद उनकी चाकरी करते हैं। मैं तो कहूंगा उनके टुकड़ों पर पलते हैं। उन्हें यह चेतावनी है कि खबरदार अगर सुखीलाल के यहाँ उन्होंने मजदूरी की, उसने बेबुनियाद हमारे जीतू और कमलू पर उंगली उठाई है। चोर कहा है उन्हें? क्या हम तो लारी चोर हैं? इज्जतदार और मेहनती लोग चोर हैं? पीटा है मेरे भाई जीतू को और कमलू को पुलिस ने। जानवरों से भी बदतर पिटाई की है। न्याय होगा उनके साथ, लेकिन तब तक यहां बैठे हर तौलारी को यह कसम खानी होगी कि सुखीलाल तो क्या, किसी भी नील चंदी के यहां पर कोई काम नहीं करेगा। कसम है, कसम है। मुझे कुछ कहना है भाऊ। हाँ तुकाराम, मैं तो इंतजार कर रहा था कब बोलोगे, इसीलिए खास तुम्हें इस बैठक के लिए बुलाया है। ओम प्रकाश भाऊ, सभी लोग जानते हैं कि इतने सालों से मैं सुखीलाल सेठ के खेतों में काम कर रहा हूं, उनका खेत संभाल रहा हूं। मेरा उनसे कोई बैर नहीं है। मुझसे हमेशा वो अच्छे से ही पेश आए हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? कि इस चोरी के आरोप को सिर्फ एक चोरी का आरोप ही समझा जाए, इसे जात बिरादरी का मामला ना बनाया जाए। तुकाराम दादा, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे भाई जीतू और इनके बेटे कमलू ने वाकई में चोरी की है? मतलब कि आपने भी उन सुखीलाल नीलचंदी के साथ हाथ मिला लिया ना अपनी बिरादरी के लड़कों के खिलाफ? नहीं, मैं कतई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि पुलिस वालों को उनका काम करने दो। अगर आपके भाई प्रवीण का पुलिस भट्टा बनाती या फिर आपकी पत्नी मालती लड़के राहुल के साथ नीलचंदी कुछ कर देते तो फिर कैसा लगता आपको? मुझे ऐसी बहस में पढ़ना ही नहीं है रोहिणी और ओम प्रकाश भाऊ। यह आपका फरमान कि मैं सुखीलाल सेठ के खेतों में काम ना करूं, मैं इसे नहीं मानता। और मेरे जैसे जो मेहनत की रोटी कमा रहे हैं, दुश्मनी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस फरमान को ना मंजूर करें। अरे क्या ना मंजूर करे? ओम प्रकाश जी नाइंसाफी है। ओम प्रकाश जी नाइंसाफी है। जान, तुमने जो कहना था कह लिया तुकाराम। अब मेरी बात सुनो। जो समाज की मदद को नहीं आता, उसके बुरे वक्त में उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। कल को तुम्हारे किसी अपने के साथ नील चंदियों ने अगर कुछ किया तो दलील लेके हमारे पास मत आना। ओम प्रकाश भाऊ, समाज के सभी भाई बहनों, अभी आप सभी गुस्से में हो, तेवर चढ़े हुए हैं। इसलिए सिर्फ मैं यही कहूंगा कि दुश्मनी दो धारी तलवार है। दुश्मन का गला भले काट लो, दूसरी तरफ से खुद का ही गला कटता है। फालतू का फरमान था साहब, कुछ लोगों ने नहीं सुना। कुछ लोग छुप छुप के काम करते रहे और खुद जीतू और कमलू छूटने के बाद वही सुखीलाल सेठ के यहाँ काम करते रहे और 6 महीने बाद गायब हो गए। मुझे नहीं पता वो गायब हो गए या खुद से ही गए या क्या हुआ। तुम्हें किसी पर शक है? किसने मारा होगा राहुल को और क्यों? आप लोगों ने पहले कहा कि मेरे बच्चे के मोबाइल फोन का मसला था, फिर बोले सुखीलाल सेठ, फिर बोले मेरा भाई प्रवीण और फिर शरद भाऊ, और अब आप कह रहे हो कि मैंने खुद अपने बेटे को मार डाला। मैं थक गया हूं साहब, थक गया हूं मैं। मुझे मेरे राहुल के पास जाना है साहब। जीतू और कमलू का गायब होना और राहुल मर्डर केस, दरअसल ये दोनों केसेस ओम प्रकाश, तुकाराम और सुखीलाल से जुड़े हुए हैं। शास्त्री,
तुम सुखीलाल के घर जाकर उससे बात करो, और राधिका तुम ओम प्रकाश के घर जाके, लेकिन संभल कर। ध्यान रहे कि ये दोनों अपने अपने समाज की अगुवाई करते हैं। बैठो मालती। पता है मालती, आज पुलिस थाने में उन्होंने क्या कहा? क्या? बोले मुझे तुमसे इतनी नफरत है कि मैंने वो नफरत तुम्हारे बेटे राहुल पर निकाली। मैंने राहुल को मार डाला मालती, ऐसे बोले। कीड़े पड़े उन्हें। आपके जैसा पिता इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं एक अच्छा पति नहीं बन सकता। और मैंने जो रेखा पार की उसकी माफी इस जन्म में नहीं है। पर आपने बड़ा दिल रखा। क्या बड़ा दिल? मैंने लालच की रेखा पार की थी। मुझे भी इस जन्म में कोई माफी नहीं, लेकिन बेटा हम दोनों ने खोया है। उम्मीद करते हैं जहां भी होगा हमें माफ कर दे। नमस्कार शास्त्री जी, बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं? सीधा सवाल है सुखीलाल जी, राहुल तुलारी को किसने मारा? सुखीलाल नीलचंदी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना आपका काम है मैडम, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा दावे के साथ, मेरी बिरादरी से ऐसा कोई नहीं है। अरे कोई अपनी बिरादरी के बच्चे को कैसे मारेगा? बच्चा तो मारा गया है ओम प्रकाश, और सुखीलाल के खिलाफ हमें कोई सबूत भी नहीं मिला। जीतू और कमलू के केस में भी नहीं, और कमलू तो लौट आया है। वही तो बात है, दोनों केसेस में जानबूझकर मेरा ही नाम लिया गया है। कोई बच्चा भी बोलेगा ये उन्हीं के बिरादरी में से किसी की चाल है। पर राहुल को सच में मारा गया सुखीलाल जी? खास मुझे बदनाम करने के लिए उस बच्चे को बलि का बकरा बना दिया गया होगा। नामुमकिन, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं आपको जबान देता हूं, हमारे समाज से आपको पूरी मदद मिलेगी उस गद्दार को ढूंढने में, लेकिन वो मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। अब क्या बोल रहा था पुलिस वाला? मैंने तुमसे कहा है ना महेश, इस मसले में ना पड़ो। ये मसला मुझे विरासत में मिला है बाबा, जैसे आपको और दादाजी को मिला था, इसलिए मुझे जानना है कि हो क्या रहा है। अभी तक इस केस में क्या हुआ था और क्या हो रहा था, इस पर इन्वेस्टिगेशन की पकड़ पक्की नहीं रही थी, लेकिन बहुत जल्द इन्वेस्टिगेशन की गुलेल का निशाना सही जगह पर लगने जा रहा था, और खुलने वाले थे कुछ ऐसे पत्ते जिनके बारे में अब तक किसी को भनक नहीं थी। सर, मैंने इस ओम प्रकाश का बैकग्राउंड निकलवाया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है, लेकिन अपनी बिरादरी में थोड़ा शोर ड्रामा करता रहता है, पर ले देकर शांति बनाए रखा है। सुखीलाल के बारे में भी यही पता चला है सर। बच्चा तुकाराम और मालती ने खोया, जो इस वक्त हमारे संदिग्ध नहीं है। शरद भी आउट, प्रवीण आउट, सुखीलाल और ओम प्रकाश हमारे रडार पर नहीं है। फिर ऐसा कौन है जो है तो इसी दुनिया में, लेकिन हमारे रडार पर नहीं आ रहे? सर, वो फिर से आ गई है दिमाग चाटने, वो रोहिणी तोलारी, और वही दुखड़ा गा रही है। जीतू को सुखीलाल ने गायब किया, राहुल को सुखीलाल ने मार डाला। शास्त्री, सुखीलाल जब यहाँ आया था तब उसने एक बात कही थी कि तोलारी बिरादरी से कोई तो है जो उसे फंसाना चाहता है। हाँ सर, उसने तो यहाँ तक कहा था कि राहुल को जानबूझ के मरवाया गया उसे फंसाने के लिए। सर, जीतू और कमलू के केस को हमेशा एक समझा गया। कमलू ने ये कहा था कि वो भागा नहीं था, और जीतू के बारे में उसको कोई खबर नहीं थी। फिर भी उसका बाप सुरेश रोहिणी के साथ आता रहता था। कमलू के बाप सुरेश को उठाकर लेकर आओ। शास्त्री, इस रोहिणी की स्कैनिंग शुरू कर दो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाल दो। मुझे लगता है दोनों केसेस को जोड़ने वाली कड़ी हमें मिल चुकी। वो चोरी का इल्जाम वगैरह होने के बाद हमारा कमलू एकदम गपचुप गुमसुम रहने लगा था। एक दिन काम पे गया, फिर लौटा ही नहीं। मुझे लगा जीतू को कुछ मालूम होगा, विचारना चला पूछना। मैं तो खुद आपसे पूछने आने वाली थी सुरेश भाऊ, जीतू भी रात भर घर वापस नहीं आया, उसका भी फोन ऑफ जा रहा है।
तो फिर मैं पुलिस स्टेशन शिकायत करने जाता हूँ। रुकिए 2 मिनट, मैं भी आपके साथ आती हूँ। लेकिन शिकायत क्या करेंगे? यही कि मेरा बेटा गायब हो गया, ढूंढो जरा उसे। सुरेश भाऊ, 2 जवान लड़के ऐसे गायब थोड़ी ना हो जाते हैं। उन्हें गायब करवाया गया। चोरी का इल्जाम नहीं लगा पाया तो देखो उन्हें गायब ही करवा दिया। किसने? वही कमीना सुखीलाल नीलचंदी। उसके बाद रोहिणी जो बोलती गई मैं सुनता रहा। दरअसल आप लोगों से बात करने के बाद कमलू जब घर लौटा तो रोहिणी भी पीछे पीछे घर आई थी। क्या बोली तब? कैसे आ रहे तेरे सवाल? यही कि जीतू और मैंने चोरी का माल कहाँ बेचा, जीतू कहाँ है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने बोल दिया जीतू के गायब होने से मेरा कोई वास्ता नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। अरे लेकिन तुझे ये तो मालूम है ना कि सुखीलाल तुम दोनों की जान के पीछे पड़ा है। देख, तुझे पुलिस को बोलना होगा कि तुझे पक्का लगता है कि सुखीलाल ने जीतू के साथ कुछ कर दिया है। मुझे तो माफी करो इस बिरादरी की लड़ाई में रोहिणी। मैं पुलिस को ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो मुझे मालूम नहीं या जो हुआ ही नहीं। जीतू गायब है और तू कह रहा है कुछ नहीं हुआ है। सुरेश भाऊ, आप कुछ नहीं कहेंगे? कमलू सही तो कह रहा है ना, काय चुकी से बोल रहा तो। सुरेश भाऊ, याद रखो ओम प्रकाश भाऊ ने क्या कहा था, जो बिरादरी की नहीं सोचता उसको कोई नहीं पूछता। उसके बाद मुझसे या कमलू की माँ से बात तक नहीं करती वो। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कहीं ओम प्रकाश भाऊ से वो शिकायत न कर दे या कुछ कर न दे। आप चिंता ना करें, वो कुछ नहीं करेगी। जो करना है हम करेंगे। हाँ, मैं राजेंद्र सुर्वे बोल रहा हूँ। आप कौन? झांझरवाड़ी पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर शास्त्री बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। रोहिणी तुलारी से काफी अच्छी पहचान है तुम्हारी। हाँ जी। रात को 2, कभी कभी 3 बजे वाली पहचान। साहब, रोहिणी 1.5 साल पहले मेरे मेडिकल स्टोर पर असिस्टेंट की जॉब पर लगी थी। 6 महीने हमारा अफेयर चला था और मेरी बीवी की तबीयत नाजुक रहती है तो। तुझसे सफाई नहीं मांग रहे, सवाल पूछा है उसका जवाब दे। जीतू को जानता है? हाँ साहब, रोहिणी का भाई 1-2 बार शॉप पर आया था वो। अभी कहाँ है जीतू? मेरे को कैसे मालूम होगा साहब? रोहिणी ने 1 साल पहले जॉब छोड़ दिया था और मैं भी नहीं चाहता था कि वो वहां पे रहे, क्योंकि हमारा रिश्ता 1 साल पहले टूट चुका था। क्यों टूटा रिश्ता? तेरी बीवी की तबीयत ठीक हो गई थी क्या? नहीं साहब, वो मेरे को धोखा दे रही थी। सेम टाइम पर उसका दूसरे के साथ भी अफेयर था। दूसरे का नाम बोल। इंस्पेक्टर कुछ तो बोलिए। नहीं है सर। आप बताएंगे आप मेरे बेटे को ढूंढ क्यों रहे हैं? आपका बेटा 18 साल का हो गया? नहीं, अभी 2 महीने बाकी हैं। बच्चा है वो। आपके बिरादरी की रोहिणी तुलारी के साथ आपके बच्चे का 1 साल से चक्कर चल रहा है। और हमें शक है कि रोहिणी का हाथ है राहुल के मर्डर में, और शायद आपके बेटे का भी। ओम प्रकाश जी, आपका नाम अच्छा है, अब काम भी अच्छा कीजिए। बताइए, आपका बेटा विनीत कहाँ मिलेगा? वो कभी कभी हमारे खेत वाले पुराने मकान में जाता है अपने दोस्तों के साथ। याला म्हणतात मजा। जितेंद्र तोलारी उर्फ जीतू, 6 महीने से तेरी बहन ने हमारा सर खा के रखा था। कहाँ है जीतू? कहाँ है जीतू? अब हम तुम तीनों का सर खाएंगे। ले चलो। साहब जो हुआ है वो सब सच बता रहा। कुछ भी छुपाया ना तो मुंह में एक भी दांत नहीं रखूंगा, तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। बोल। बता दे साहब। अबे कब तक वही थके हुए गेम खेलता रहेगा? अब क्या करूं विनीत दादा, जो है वही खेल रहा हूँ। सुन, आज शाम को 6 बजे नीलचंदी के खेत के अंदर मिल। एक आदमी है जो तुझे नए नए गेम डाल कर देगा, वो भी फोकट में। फोकट में? हाँ, लेकिन तू किसी को बोलना मत कि वो और मैं तुझे मिल रहे करके। अगर तू किसी को भी बोलेगा तो पूरा सारस गांव पीछे पड़ जाएगा कि हमें भी दो, हमें भी दो। खा देवाची शपथ की किसी को नहीं बोलेगा। देवाची शपथ। ठीक है, फिर शाम को 6 बजे। ये जीतू का गेम डाल के देने वाले? विनीत, रोहिणी और जीतू ने अपना जुर्म कबूल किया। अब तेरी बारी। क्या किया इसने मैडम? और ये जीतू और रोहिणी ने क्या कबूल किया है? विनीत, बताओगे नहीं अपने पापा को? अरे क्या किया है तूने? क्या किया है? सुखीलाल को फंसाने के लिए तुमने राहुल को मरवाया? सुखीलाल ने मेरे भाई को चोर कहा,
उसे खूब पिटवाया। और फिर जब कमलू गायब हुआ तो मुझे लगा ये मौका अच्छा है। जीतू, जीतू उठ ना, जीतू जल्दी उठ। कमलू कल रात से गायब हो गया, कहीं भाग गया होगा। तू भी कुछ दिन के लिए गायब हो जा। मैं सुखीलाल नीलचंदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाली हूँ। सबको लगेगा उसने तुम दोनों को गायब करवा दिया है। फिर देखना उसकी खैर नहीं। समझ गया ना? चल जल्दी कर, अब क्या सोच रहा है, जल्दी कर। लेकिन जब तुकाराम ने साथ देने से मना किया तब मेरी सुलग गई। मुझे उसे सबक सिखाना था। विनीत मेरी जेब में था, इसलिए वो तुरंत मान गया। जीतू को भी गुस्सा था सुखीलाल पर और अब तुकाराम पर भी। हमने प्लान बनाया और मार डाला राहुल को। एक दूसरे बिरादरी के आदमी को बदनाम करने के लिए तुमने अपने ही बिरादरी के 11 साल के बच्चे को मार डाला ताकि दोनों बिरादरियों में झगड़ा हो जाए। सिर्फ इसलिए कि तू उसके साथ सोता है। रोहिणी तोलारी और उसके भाई जितेंद्र तोलारी उर्फ जीतू पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का चार्ज लगाया गया है। हालांकि जुर्म के वक्त विनीत तोलारी नाबालिग था, पर कोर्ट ने जुर्म की जघन्यता, उसकी हीनियसनेस को नजर में रखते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 15 के तहत विनीत पर भी धारा 302 लागू की है। तुकाराम और मालती अपने बेटे के कत्ल की वजह जानकर हक्का बक्का रह गए। ओम प्रकाश को भनक तक नहीं थी कि राहुल के कातिलों में एक उसी का नाबालिग बेटा विनीत था। सुखीलाल इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि उससे बदला लेने के लिए रोहिणी ने एक मासूम बच्चे को मार दिया। दूसरी तरफ उसके घर हुई चोरी का केस अब तक हल नहीं हो पाया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। रोहिणी तोलारी ने गुलेल के एक पत्थर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की। एक निशाना था दुश्मन बिरादरी के सुखीलाल से बदला लेना, दूसरा मकसद था अपनी ही बिरादरी के तुकाराम को गहरा घाव देना, क्योंकि उसने अपनी बिरादरी के फरमान का अनादर किया था। सुखीलाल का जीतू और कमलू पर चोरी का आरोप लगाना शायद जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, लेकिन जीतू को न्याय दिलाने के लिए उसकी बहन रोहिणी ने ऐसा घोर अन्याय का रास्ता चुना जो समझदारी की सारी परिभाषाओं का अनादर करता है। दुनिया में भड़काने वालों की कमी नहीं है, लेकिन किस हद तक भड़कना है, किस हद तक अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई के साथ समझौता करना है, यह हर इंसान को सोच समझ कर तय करना है। अपने जमीर और अपने विवेक पर होने वाले वार से सतर्क रहना है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.